हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर थर्ड है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसकी अपनी 2 यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। सेम चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4, उसी की आपकी यूनिट थर्ड है। जो कि टॉपिक है आपका, इसमें एक्चुअली अपन जो आपके मिनोस्की स्पेस था उसके बारे में जो अपने 4 अपने कोऑर्डिनेट्स बताए थे एक्स, वाई, जेड एंड टी के रूप में। तो ये पूरी यूनिट इसी के बारे में है, 4 यूनिट्स 4 कंपोनेंट्स के बारे में। 4 कंपोनेंट्स के रूप में अपन किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, फोर्स डिफाइन करेंगे, फ्रिक्वेंसी डिफाइन करेंगे, डॉपलर इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डिफाइन करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट ये भी डिफाइन करेंगे। तो इन 4 कंपोनेंट्स के रूप में ही, 4 कोऑर्डिनेट्स के रूप में ही ये आपका पूरा यूनिट है। तो मिनोस्की स्पेस में आपको बता दिया था क्या था कि स्पेस और टाइम अलग अलग वो क्वांटिटी नहीं है, एंटिटी नहीं है, बल्कि सेम ही क्वांटिटी एंटिटी के फॉर्म है, रूप है। एक बात यह है कि जो आइंस्टीन था वो मिनोस्की का ही स्टूडेंट था। तो एक तरह से आइडिया जो आया है आइंस्टीन को कह सकते हैं कि मिनोस्की से, वहीं से आया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एसटीआर में जो यूज किए हैं कंपोनेंट्स उसके रूप में। तो यूनिट थर्ड का जो पहला टॉपिक है वो है 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन। 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन, चतुर्विम सदिश निरूपण। चतुर्विम सदिश निरूपण। तो कोई पॉइंट है, सपोज करना P, जिसके कंपोनेंट्स क्या है एक्स, वाई, जेड, आयोटा, सी, टी। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे कि ये किसी पोजीशन या किसी डिस्टेंस, किसी कोऑर्डिनेट्स पोजीशन एक्स, वाई एंड जेड के पॉइंट है किस टाइम पे, एट टाइम स्मॉल टी पर। एट ए टाइम स्मॉल टी, किसी समय टी पर बिंदु या दूरी या स्थिति एक्स वाई जेड के जो निर्देशांक है वो क्या है, एक्स वाई जेड आयोटा सी टी के बराबर। जहाँ टी आपका टाइम डिफाइन कर रहा है, लेकिन जो आयोटा सी टी है वो किसको डिफाइन कर रहा है, दूरी के निर्देशांकों को। सी आपका प्रकाश का वेग है, टी आपका समय है, सी इंटू टी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दूरी। क्लियर। तो आपके 2 निर्देश तंत्र है, सपोज करना एस और एस डैश। ये मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ, एक तरह से मान सकते हैं। एस और एस डैश आपके 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस में आपके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड आयोटा सी टी। आयोटा सी टी तो आपको पता है टी। इसी प्रकार एस डैश में कौन से हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश के बराबर। ये अपने क्या है, निर्देशांक है। ठीक है। एट टाइम टी पे किसी पॉइंट पी के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड। एट टाइम टी डैश पे पॉइंट्स क्या है, एक्स वाई जेड डैश। तो इसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड आयोटा सी टी, और इसके क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड आयोटा सी टी डैश। क्लियर। अब इनको टेंसर रूप में मैं लिखता हूं। किस रूप में, टेंसर रूप में। तो अपन जानते हैं, अच्छे से डिफाइन कर दिए थे ये पहले। तो यहाँ पे मैं x को डिफाइन कर रहा हूँ x1 से। x को कैसे डिफाइन कर दिया, x1 से। y को कैसे डिफाइन कर दिया, x2 से। z को कैसे डिफाइन कर दिया, x3 से। और आयोटा सी टी को कैसे डिफाइन कर दिया, x4 से। ये आपका है मेन है, डिफाइन करने वाला पूरा आपका चैप्टर है। ये आपको स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक समझ में आने चाहिए, उसके बाद सेम है।
ठीक है, कैसे होगा ये बता दूंगा मैं। तो ये एस निर्देश तंत्र के जितने भी निर्देशांक है उनको मैंने x1 y1 सॉरी x2 x3 x4 यानी टेंसर नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी प्रकार एस प्राइम के आपके जितने भी निर्देश तंत्र निर्देशांक है कोऑर्डिनेट्स है x1 x डैश y डैश z डैश और आयोटा ct डैश, इनको भी अपन टेंसर रूप में कैसे कर सकते हैं, x1 डैश यानी x डैश, x2 डैश यानी y डैश, x3 डैश यानी z डैश और x4 डैश यानी आयोटा ct डैश के रूप में। क्लियर? तो ये आपकी नोटेशन है, टेंसर नोटेशन। अभी आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक हो चुका है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। अब अपन जानते हैं, अपन में एक्चुअली लॉरेंज ये 4 वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। 4 वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स रूप में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लॉरेंज इक्वेशंस क्या होती है, कौन कौन सी थी लॉरेंज इक्वेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस टू एस प्राइम या एस टू एस डैश क्या थी, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, ये तो थी। वाई डैश इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ऐसा मत सोचना ये मैथमेटिकल फिजिक्स है तो इजी है, मैथमेटिक्स है इजी है आप कर लोगे। आपको मेन मतलब समझ में आना चाहिए, जो अपन यूज ले रहे हैं उनका मतलब क्या है। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश को ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने। क्लियर? ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अब देखना, ये जो एक्स है और ये जो v है यहाँ पे, इनको ध्यान रखना। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स। अपन जानते हैं आयोटा स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, -1 द्वारा। कैसे लिखते हैं, -1 द्वारा। ठीक है, -1। तो यहाँ पे क्या है, माइनस वी टी है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस आयोटा स्क्वायर। और v, ठीक है, फिर सी टी अपॉन सी। बताइए क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ या नहीं। पहले तो लिखा मैंने माइनस को आयोटा स्क्वायर, फिर v है ये, और यहाँ पे क्या कर दिया, c का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुना कर दिया और इनटू में t कर दिया। क्लियर? और इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस आयोटा v अपॉन सी आयोटा सी टी। हाँ या ना? आयोटा स्क्वायर है, एक आयोटा को लिख दिया मैंने आयोटा सी टी और एक आयोटा v अपॉन सी। और जहाँ पे ये जो गामा है उसकी वैल्यू क्या है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। गामा की वैल्यू क्या है, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मैं अजम्पशन मान रहा हूँ, माना जो v अपॉन सी है उसको मैंने कोफिशिएंट नाम दे दिया बीटा। क्या नाम दे दिया, बीटा। तो जो गामा होगा, गामा क्या बन जाएगा, √1 माइनस बीटा स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? तो बीटा क्या है आपका, v अपॉन सी है। तो यहाँ पे देखना v अपॉन सी, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस आयोटा बीटा और आयोटा सी टी के बराबर। यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूँ, थर्ड इक्वेशन भी एज इट इज लिख देता हूँ।
यानी कि वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड। क्लियर। चौथी इक्वेशन देखना, टी डैश इक्वल टू गामा गामा, इसके बाद टी, क्या कर रहे हैं, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है, क्या है, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए इसको हटाइए, ये आपकी ये वाली इक्वेशन है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, आयोटा सी का गुना कर रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन में जो चौथी इक्वेशन है उसमें आयोटा सी का गुना कर रहा हूँ। तो कैसी बनेगी समीकरण, आयोटा सी टी डैश इक्वल टू, आयोटा सी टी डैश इक्वल टू गामा आयोटा सी टी माइनस, सही कर रहा हूँ, आयोटा वी एक्स या आयोटा सी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। क्या सही किया है या नहीं बताइए। इसको कर दिया मैंने डिफाइन आयोटा सी वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर से। फिर आयोटा सी टी डैश गामा है ये, आयोटा सी टी है ये, माइनस सी से सी कैंसल आउट, सी स्क्वायर है नीचे, ऊपर एक नीचे दो, कितना बचेगा, आयोटा वी अपॉन सी एक्स। क्लियर। और आयोटा सी टी डैश इक्वल टू गामा आयोटा सी टी माइनस आयोटा वी अपॉन सी को क्या डिफाइन कर दिया मैंने, बीटा एक्स। समझ में आया। तो देखिए ये जो चार इक्वेशन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, ये इक्वेशन थी, इनको मैंने इस रूप में डिफाइन कर दिया, 1 2 3 और 4। तो इनको यहाँ पे मैं रीराइट कर रहा हूँ। क्या कर दिया, पहली इक्वेशन तो क्या बन गई आपकी, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस आयोटा बीटा आयोटा सी टी। सेकेंड इक्वेशन है वाई डैश इक्वल टू वाई। थर्ड इक्वेशन है जेड डैश इक्वल टू जेड। और जो फोर्थ इक्वेशन है आयोटा सी टी डैश इक्वल टू गामा आयोटा सी टी माइनस आयोटा बीटा एक्स के बराबर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन इसके रूप में मैंने डिफाइन कर दी, जहां बीटा क्या है आपका, v अपॉन सी के रूप में। क्लियर। अब ये जो लॉरेंज फॉर्मेशन की इक्वेशन आई है, क्या मैं इसको टेंसर रूप में लिख सकता हूं या नहीं। क्या बोला था मैंने, x को x1, y को x2, z को x3 और आयोटा सी टी को x4 के रूप में लिखा था टेंसर नोटेशन में। इसी प्रकार x डैश को x1 डैश, y डैश को x2 डैश और z डैश को x3 डैश और आयोटा सी टी डैश को x4 डैश के रूप में डिफाइन किया था। तो ये और ये आपके मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो जो लॉरेंज फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है ये वाली, क्या आप उसको टेंसर नोटेशन के रूप में लिख सकते हो, टेंसर फॉर्म में। टेंसर फॉर्म में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा, एक्स डैश को x1 डैश, गामा तो है ही है, x को लिख दिया x1। क्या कर रहे हैं देखो, वहाँ से डिफाइन करो ये वाली इक्वेशन। तो x1 डैश इक्वल टू गामा, x को लिख दिया x1 प्लस आयोटा बीटा है ही है और आयोटा सी टी को क्या लिख दिया मैंने, x4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x4। y डैश को x2 डैश और y को x2, तो क्या हो गया ये x2 डैश इक्वल टू x2। इसी प्रकार z डैश आपका x3 है और z आपका x3 है। क्लियर।
चौथी इक्वेशन देखना ये वाली, आयोटा सी टी डैश, इसको किस रूप में डिफाइन कर दिया मैंने, x4 डैश में। आयोटा सी टी आपका है x4 और x है आपका x1, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, x4 डैश इक्वल टू गामा x4 माइनस आयोटा बीटा x1। क्या सही लिखा है या नहीं बताइए। और इसी को, इस वाली इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि देखना आयोटा सी टी प्लस वाला पार्ट है तो उसको बाद में लिख दिया और x1 वाले पार्ट को मैंने पहले लिख दिया, तो आपका ये बन जाएगा इस प्रकार से, x1 डैश इक्वल टू गामा x1, गामा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, तो क्या बन जाएगा गामा x1 प्लस आयोटा बीटा गामा x4, x2 डैश इक्वल टू x2, x3 डैश इक्वल टू x3, x4 डैश इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा गामा x1 प्लस गामा x4 के बराबर। तो आपकी ये जो चार इक्वेशंस है ये क्या है, टेंसर फॉर्म में लॉरेंज रूपांतरण की समीकरण है। क्लियर। तो इसको आप टेंसर मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हो, क्या कर सकते हो इसको, मैट्रिक्स रूप में, इसको आप मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं अब मिटा देता हूं। मैट्रिक्स रूप में कैसे डिफाइन करोगे देखना, तो मैट्रिक्स बनाना आप जानते हो, याद कीजिए फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैंने आपको ट्रांसपोज वगैरह बताया था कि आपको सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन और कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में कैसे डिफाइन करना है वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो कैसे करेंगे, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन से स्फेरिकल और स्फेरिकल से कार्टेशियन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे इनको यदि मैं मैट्रिक्स रूप में डिफाइन कर रहा हूँ तो देखिए कैसे कर रहा हूँ, ये तो है आपका इधर वाली मैट्रिक्स, इधर वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे इक्वल टू, एक बनेगी आपकी 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स और एक आपकी बनेगी 4 इंटू 1 की मैट्रिक्स। ये तो बनेगी 4 इंटू 1, ये 4 क्रॉस 4 और ये बनेगी 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। कैसे बनेगी, तो ये तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं। पहला कंपोनेंट आएगा इसका x1 डैश, दूसरा आएगा x2 डैश, तीसरा आएगा x3 डैश, चौथा आएगा x4 डैश के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे देखना x1, x2, x3, x4 के रूप में लिखे हुए हैं, तो एक आएगा कंपोनेंट आपका x1, एक x2, एक x3 और एक x4। और x1 का कौन सा कंपोनेंट है, गामा, x2 का 0, x3 का 0 और x4 का आयोटा बीटा गामा। 4 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो 16 कंपोनेंट आएंगे, a11, a12, a13, a14। तो a11 तो क्या हो जाएगा आपका गामा, a12 क्या होगा 0, a13 0, a14 क्या होगा आयोटा बीटा गामा। क्या होगा, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा। x2 वाले में सेकेंड लाइन क्या बनेगी आपकी, सेकेंड रो 0 1 0 0, थर्ड वाली लाइन 0 0 1 0, फोर्थ वाला क्या बनेगा, माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। तो ये वाली ऐसी मैट्रिक्स है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाली मैट्रिक्स को, और इसकी सहायता से आप कुछ भी कर सकते हो। आगे के जितने भी टॉपिक्स है, मोस्ट ऑफ टॉपिक्स इसकी सहायता से आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो ये वाली मैट्रिक्स ध्यान रखना, ये किससे किस में डिफाइन की है, x1 से या x से या फिर S से S डैश में ये वाली लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स डिफाइन की है 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन में। 4 वेक्टर है ये, x1 x2 x3 x4, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश। कौन कौन सी मैट्रिक्स के कौन कौन से कंपोनेंट है, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये वाला इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, आपको ये वाली फॉर्म मिलेगी। इसको कर लो, देखो 0 0 1 को x2 के साथ 0 0 0 0, इसको किया, इसको कर लो इसके साथ ये मिलेगा, और इसको इसके साथ कर लो आपको ये वाला मिलेगा। क्लियर? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 4x4 की एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको ये प्राप्त हो जाएगी, और जहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, V/C है। इसको मैं एक इक्वेशन के रूप में भी डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? इक्वेशन के रूप में कैसे डिफाइन करोगे, x म्यू डैश इक्वल टू समीशन ऑफ, क्या कर दिया, x म्यू डैश इक्वल टू समीशन ऑफ v इक्वल टू 1 से 4 a म्यू v x v, और म्यू का मान है 1 2 3 4। इसके रूप में मैं क्या करना है, डिफाइन करना है। ऐसे अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख लो, देखो लिखता हूं मैं, म्यू का मान 1 2 3 4 है, ए म्यू भी क्या है आपका, ये जो 4x4 की जो मैट्रिक्स है उसके कंपोनेंट्स है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A44 A34 सॉरी A41 A42 A43 A44। तो क्या करना है, म्यू है, ये देखो म्यू है, म्यू डैश, ये भी म्यू है, वी है, ये वी है, तो म्यू का मान पहले 1 रख दो, म्यू का मान 1 रखो, और वी का मान 1 2 3 4। तो म्यू का मान 1 रखा तो ये क्या बन गया, x1 डैश इक्वल टू समीशन ऑफ v इक्वल टू 1 है ये, तो v इक्वल टू 1 रखा, A11 x1 प्लस, ठीक है, v का मान, म्यू का मान तो 1 ही रहेगा, v का मान क्या होगा 1 2 3 4, तो म्यू का मान 1, v का मान 1 x1 प्लस, अब v का मान 2 रखो तो A11 x2, v का मान 3 रखो तो A13 x3, v का मान 4 रखो तो A14 x4। अब यहाँ से देखना A12 का वैल्यू कितना है, 0 है, A13 का वैल्यू भी 0 है, और A11 का वैल्यू गामा है, और A4 का वैल्यू आयोटा बीटा गामा है, तो x1 डैश क्या बन जाएगा, गामा x1 प्लस ये 0 ये 0 ये वाला आयोटा बीटा गामा x4। गामा कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, x1 प्लस आयोटा बीटा x4 के इक्वल। समझ में आया? तो ये क्या किया है, 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन से अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। x2 डैश भी कर सकते हो आप, म्यू का मान 2 आ जाएगा, x3 डैश म्यू का मान 3 आ जाएगा, x4 डैश म्यू का मान 4 आ जाएगा। और ये जो जितनी भी 4 इक्वेशन थी लॉरेंट फॉर्मेशन की टेंसर रूप में, इस प्रकार से वो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये था 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन का एक स्थिति के रूप में डेफिनेशन। अगर मेरे को एक प्रॉपर, अगर सपोज करना आपका एक प्रॉपर, इसको मैं अब मिटा रहा हूँ, एक प्रॉपर आपका एक 4 वेक्टर है, प्रॉपर 4 वेक्टर्स,
कौन कौन से निर्देश तंत्र एस में कौन कौन से हैं? A1, A2, A3, A4। और निर्देश तंत्र एस डैश में कौन कौन से हैं? A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, A4 डैश। तो इस समीकरण की सहायता से आप चाहे कोई से भी वेक्टर हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, एक्सीलरेशन हो, कुछ भी हो, आप इस समीकरण की सहायता से जो आगे बताने वाला हूँ उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा? ए म्यू डैश इक्वल टू समीशन ऑफ वी इक्वल टू 1 से 4 ए स्मॉल ए म्यू वी ए वी के रूप में, जहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंपोनेंट है एस में, एस डैश में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंपोनेंट। तो ये मैट्रिक्स या ये आपको एक इक्वेशन पता है, इसकी सहायता से मैंने ये सीधी लिख दी है। तो ये किसको डिफाइन करेगी? आपको एक्चुअल वाले 4 वेक्टर से। ये तो पोजीशन के रूप में हो गया, तो ये है आपका 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन इक्वेशन। क्लियर? तो ये 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन इक्वेशन है। इसको यदि मैट्रिक्स रूप में डिफाइन करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका A1, A2, A3, A4। यहाँ पे A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश और A4 डैश के रूप में। ये है आपका 4 वेक्टर को डिफाइन करने का जनरलाइज्ड रूप, व्यापीकृत रूप, जनरलाइज फॉर्म, जहाँ ए आपका एक्स हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, ए आपका यू हो सकता है, ए आपका एफ हो सकता है, ए आपका म्यू हो सकता है, न्यू आवृत्ति, ओमेगा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और जितने भी हो सकते हैं। से आप किन्हीं भी 2 निर्देश तंत्र एस और एस डैश में 4 वेक्टर को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? अब आगे का जो टॉपिक रहेगा अपना 4 वेलोसिटी रहेगा, तो मैं आपको यही बोलूँगा। अच्छा, 4 वेलोसिटी में क्या होगा, चलो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक था 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन। इसके नोट्स बना लीजिए आप खुद भी, और आपको भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।